जय हिंद दोस्तों। डे 12 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम डेली बेसिस पे क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं साइंस का, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सूटेबल होता है। जैसे कभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम और आने वाला है, जैसे में एडीओ का आने वाला है, बिहार एसएससी सीजी लेवल 4 का आने वाला है, फिर टीचर टीआरई 4 का निकल चुका है, उसका भी एग्ज़ाम आने वाला है। जो हर एक एग्ज़ाम के लिए साइंस का क्वेश्चन अनिवार्य होता है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में ज़रूरत होता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि उन सभी लोग तक पहुंच जाए वीडियो मेरा, जो साइंस के क्वेश्चन नहीं कर पाते थे और हमारे साथ साइंस के क्वेश्चन लगाए। तो चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग करते हैं। तो ट्रांजिस्टर में प्रयोग करने के लिए हम लोग करते हैं जर्मेनियम का। ये जर्मेनियम का ही क्यों करते हैं? क्योंकि इसका काम ही होता है कि विद्युत के प्रवाह को नियंत्रित करने का काम करता है, और ये जो चालक और सुचालक दोनों का कार्य करने का काम करता है, जिसके कारण अच्छी तरीके से काम करता है और आगे काम में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सेकेंड नंबर कि टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। वह जो ऊर्जा होता है मैकेनिकल ऊर्जा होता है। ये मैकेनिकल ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसे यांत्रिक ऊर्जा। इसी यांत्रिक ऊर्जा के सहारे हम लोग काम में लेते हैं। यानी मान चले कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ये काम जब भी करता है, ये काम जो करेगा आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण काम करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रोडक्शन पे काम करता है। यानी कि सिद्धांत पे क्या करता है, जो कि डायनेमो ऊर्जा को क्या करता है कि बिजली में बदलता है, और जब टरबाइन घूमता है तो वह मैकेनिकल वर्क करता है, जिससे जनरेटर विद्युत ऊर्जा को बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस के बने होते हैं। वह जो लेंस बने होते हैं वो उत्तल लेंस के बने होते हैं। क्यों? कि उम्र के साथ साथ होने वाले दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति के पास की चीज़ों को धुंधली दिखती है। जो उत्तल लेंस के प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जिससे पास की वस्तु को प्रतिबिंब देखना आसान हो जाता है। जो साफ देख सके और साफ देखने में मदद करता है, हमारा उत्तल लेंस ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से सबसे सख्त कौन है। सबसे सख्त होता है वो होता है हीरा होता है। क्यों? क्योंकि सबसे हार्ड माना जाता है, सबसे कठोर माना जाता है। सबसे कठोर यह जो हीरा जो अप्रूफ होता है, ये कार्बन का अप्रूफ होता है। ये कार्बन का अप्रूफ होने के कारण सबसे कठोर होता है। ये जो हीरा बनता है, हीरा सबसे नीचे धरती में जहाँ पर कोयला उत्पादित होता है, वह जीवाश्म के रूप में निकलता है, वही हीरा निकलता है यहाँ से ही। हीरा का काम क्या होता है? हीरा जो होता है इसे किसी भी हथौड़ा से पत्थर से मारने पर टूटता नहीं जल्दी। यह जो होता है बना होता है चतुष्फलकीय बना होता है, यानी कि फल की ये बना होता है। यह बहुत ही मजबूत होता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 5 नंबर में कि ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ये जो बनाने की प्रक्रिया कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। यानी कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में होता क्या है? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में यह होता है कि कोई भी ठोस वस्तु जो है वह द्रव में जा ही नहीं, यानी कि द्रव में जा ही नहीं या डायरेक्टली गैस में चल जाए, ठोस से गैस में चल जाए। जैसी गैस ठोस से गैस में जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं, जो कि कपूर में ऐसा प्रक्रिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। जो प्रयोग में लाया जाता है वह होता है सोडियम बेंजोएट होता है, जो कि खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया और फंगस को मारने का काम करता है। जो कि यह विशेष रूप से उपयोग किया जाता है जिसमें अम्लीय खाद्य पदार्थ जैसे में जैम, अचार, अम्ल रस और सॉस को भी लंबे समय तक सुरक्षित रखने का काम करता है। यानी कोई भी खाद्य पदार्थ उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में लाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया
के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन होती है? वह हास्य गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड होती है। यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? N2O। इस नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग एक और दूसरे रूप में उपयोग करते हैं। जैसे में किसी को हंसाना हो तो उसके लिए भी किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो जो वहाँ से निकलने वाली गैस होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका काम क्या होता है कि बहुत ही ये रंगीन एवं गंधहीन होता है, रंगीन और गंधहीन होता है, जो बहुत हम जैसे हमारे शरीर में जाता है तो सबसे पहला खराबी इसका यह होता है ना कि जैसे हमारे शरीर में प्रवेश किया तो शरीर में ये हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी संपर्क कर लेता है। और जैसे ही शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ जैसे ज़्यादा संपर्क करता है और ऑक्सीजन को भगा देता है, और जैसे भगाता है तो इसे श्वास में हमें श्वास लेने में दिक्कत होने लगता है। और श्वास में दिक्कत होता है तो उसके कारण इंसान मर भी जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। खाना बनाने में प्रयोग में किए जाने वाले गैस मुख्यतः है वह जो उपयोग किया जाता है वो मीथेन गैस से किया जाता है। क्यों? क्योंकि मीथेन गैस को ही हम लोग CNG में उपयोग करते हैं, CNG में। और इसी मीथेन गैस का हम लोग काम में लाते हैं, नॉर्मल घरेलू गैस में भी लाते हैं काम में। आज जो एक होता है LPG, इस LPG में हम लोग ब्यूटेन का उपयोग करते हैं, ब्यूटेन गैस का उपयोग करते हैं जो कि पेट्रोलियम में काम आता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत ही, हम जैसी शरीर से जैसी सांस लेने के बाद छोड़ते हैं जो गैस, वो होता है हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को तीरने का काम कौन करता है? पेड़ पौधा लेने का काम करता है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया ये बहुत ही हानिकारक गैस है जो कि वाहनों के द्वारा निकलने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? वो बनाने में प्रयुक्त होने वाला काम होता है वनस्पति तेल होता है, वनस्पति तेल। इस साबुन बनाने की प्रक्रिया को ही सैपोनिफिकेशन कहते हैं। इसे वनस्पति तेल या वसा का कास्टिक सोडा जो कि NaOH के सहारे बना होता है, NaOH के सहारे बना होता है, जो कि इसको गर्म करते हैं। जैसे गर्म करते हैं तो इसमें रासायनिक प्रक्रिया होता है, रासायनिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही हमें साबुन मिलता है, साबुन। और उसके बाद ग्लिसरीन का निर्माण होता है। तो उसके बाद आगे हम साबुन को उपयोग में लाते हैं अपने जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं हम डायलिसिस प्रक्रिया कहते हैं। जो कि हमारे खून का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? हमारा खुद का शुद्धिकरण जो होता है वह होता है हमारे वृक्क से, यानी कि किडनी से। या किडनी जो होता है प्राकृतिक रूप से खून को साफ करने में असमर्थ हो जाता है, तब इसमें कृत्रिम विधि का उपयोग किया जाता है। और यह प्रक्रिया खून को स्पष्ट पदार्थ और अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालती है। इसे किडनी के फेल होने पर जीवन की रक्षा प्रक्रिया को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा त्वचा को स्वस्थ रखने में भी जरूरी होता है, वह होता है विटामिन C होता है। विटामिन C इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह जो इसका काम होता है कि कोई भी खट्टा पदार्थ में जल्दी मिल जाता है। ऐसे हम लोग खाते इसलिए हैं कि अगर हमारे शरीर में कोई भी घाव है या कोई भी बीमारी है तो लड़ने का काम यही करता है विटामिन C। अगर कोई भी शरीर में घाव बन गया है तो उस घाव को जल्दी ठीक करेगा विटामिन C ही। अगर विटामिन C की कमी हो जाएगा शरीर में आपका तो कोई भी घाव शरीर में जल्दी ठीक नहीं हो सकता है। अब विटामिन C आमतौर पर मिलता है संतरा में, नींबू में, खट्टे फलों में मिल जाएगा आपको, आंवला में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? ये जो मधुमेह होता है वो इंसुलिन की कमी कारण होता है। ये मधुमेह इंसुलिन की कमी कारण होता है। इसके पीछे रीज़न यह होता है कि इंसुलिन जो है ना हमारे रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है,
शर्करा को नियंत्रण करता है। अगर रक्त में जो शर्करा मौजूद होता है वो शर्करा को नियंत्रण इंसुलिन न करे तो हमारे अंदर हमारे खून में मीठापन ज़्यादा आ जाएगा, और जैसे मीठापन आ जाएगा ज़्यादा तो हमें मधुमेह नामक बीमारी हो जाएगा। और मधुमेह नामक बीमारी को हम बोलते हैं डायबिटीज़ बीमारी बोलते हैं। इसका मुख्य लक्षण यही होता है कि हम कुछ दिन मीठा नहीं खाना पड़ेगा, जैसे दवाई पे जिंदा रहना पड़ेगा, सारा मीठा को अवॉइड करना पड़ेगा। ये जो इंसुलिन मिलता है, इंसुलिन कहाँ से मिलता है? इंसुलिन जो होता है प्राप्ति अग्नाशय से प्राप्त होता है। अग्नाशय में कौन देता है? ये बीटा सेल देने का काम करता है, निकालने का काम करता है इस इंसुलिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया जो कहलाती है ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है। फोटोसिंथेसिस यानी कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले पौधे सूरज की रोशनी को और जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, और उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे जो हैं ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल करके अपना भोजन बनाते हैं। जैसे मैंने ग्लूकोज बनाएंगे, और जो ग्लूकोज जब बन जाएगा तो बनने के बाद पौधा ऑक्सीजन को गैस को बाहर छोड़ता है। ऐसे ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ता है, और वो जो कि ऑक्सीजन गैस जैसे छोड़ता है बाहर यानी कि O2, तो उससे मनुष्य लेते हैं, और जो मनुष्य के द्वारा छोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड उसे पौधा ग्रहण कर लेते हैं, जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया काम आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ होता है। वह जो पदार्थ होता है वह होता है एंजाइम होता है। तो एंजाइम क्यों होता है कि एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो शरीर के भीतर होने वाले जटिल क्रियाओं को तेज कर देता है। उदाहरण के लिए मान चलिए कि अगर पाचन के दौरान भोजन को तोड़ने की विभिन्न एंजाइम काम आता है, यानी कि हम जो भोजन खाएं उस शरीर को डायरेक्ट पूरा भोजन वही घूमते रहे तो हमारे लिए हानि कर जाएगा। तो उससे शरीर में काम होता है इस एंजाइम का कि जो भोजन हम खाए हैं उस भोजन को तोड़ने के काम करेगा, छोटा छोटा में तोड़ने काम करेगा। जैसे टूटेगा तो और आगे जाकर माइक्रो फॉर्म में टूटेगा, माइक्रो फॉर्म में टूटेगा तो आगे जाकर और गलेगा, तो गलने के बाद उसमें से सारा का सारा पोषण पदार्थ निकलेगा। अब सारा पोषण पदार्थ निकलने के बाद हमें पूरे शरीर में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? यह जो आर्यभट्ट छोड़ा गया था यह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। यह भारत का जो है पहला अंतरिक्ष उपग्रह है जो जिसे महान प्राचीन खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसे तत्कालिक सोवियत संघ यानी अभी फिलहाल में रूस के सहयोग से भेजा गया था, यानी जो अभी रूस है उसके सहयोग से भेजा गया था, जो कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा भेजा गया था, इसे अंतरिक्ष भेजा गया था। यह भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत में एक मील के रूप में पत्थर साबित हो गया था, यानी कि यही कह सकता है किसी से हमारा अंतरिक्ष में कार्यक्रम शुरू हुआ था माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनसेट 2 एक कब छोड़ा गया था? ये जो इनसेट 2 है इसे छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। यह भारत का स्वदेशी तकनीक से निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला संचार उपग्रह होता है। इसे फ्रेंच युगाना के एरियन रॉकेट के जरिए ही सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसे देश में दूरसंचार, टेलीविज़न प्रसार और विज्ञापन मौसम के लिए, यानी कि जो टीवी भी देखते हैं उसके लिए सैटेलाइट में, फिर जो मौसम के बारे में जानकारी देने का काम करेगा ये इनसेट 2 ही देने का काम करता है, जिसका उपयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है पानी का घनत्व सबसे अधिक माना जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं, जो दाढ़ी बनाने में काम में लाते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे जब भी हम देखते हैं सामने वाले मिरर में तो उससे जो भी दाढ़ी तिनका होता है वो बड़ा दिखने लगता है, यानी कि अपनी वस्तु के हिसाब से दोगुना साइज का दिखने लगता है। इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग और सारा टाइप भी करते हैं, जैसे में डॉक्टर भी करते हैं जो कि कान नाक आँख देखने वाले, जैसे हम बोलते हैं ENT डॉक्टर बोलते हैं। ENT डॉक्टर जो आँख कान नाक देखते हैं वो भी डॉक्टर अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन
कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। वो जो दिखाई देता है दोपहर में, ये कभी दिखाई ही नहीं देगा दोपहर में। यानी कि दोपहर में, यानी मान कोई इंसान खड़ी है, ये जो इंसान है इसके ऊपर माथा जो दोपहर में 12 बजता है, इस सूर्य जो होगा ये दिखाई देगा, तो सूर्य का परछाई कहाँ बनेगा, ये नीचे ही बनेगा, यही जगह परछाई बनेगा। तो इसके कारण इंद्रधनुष नहीं बन पाता है। जब भी इंद्रधनुष बनेगा तो यानी कि जो बनेगा इंद्रधनुष उसके हमेशा पीछे होना चाहिए। अगर आप पूरब की ओर खड़ी हुए हैं, इस ओर मुँह करके खड़ी हुए हैं, तब यानी कि सूरज यहाँ होना चाहिए और सूरज के प्रकाश यहाँ से जाएगा, तब जा कर के आपको इंद्रधनुष यहाँ दिखेगा। इंद्रधनुष यहाँ बनते हुए दिखेगा, जो कि 7 रंगों का होता है इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष हमेशा बारिश वाले दिन में ही दिखते हैं ज़्यादातर। इंद्रधनुष बनने के पीछे रीज़न यह होता है कि इसके बनने के पीछे 3 रीज़न होता है कारण, मुख्य रूप से। तो 3 कारण क्या होता है? पहला होता है अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, जो एक बार अपवर्तन होता है, और साथ में एक बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और फिर 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन। जब ये तीनों क्रियाएं शुरू होती है तब जाके एक इंद्रधनुष हमें पूरा रूप से दिख पाता है। तो जय हिंद दोस्तों, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोग के पास